हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड पाठ्यक्रम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर में हम अपने ऑप्शनल पेपर में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक ऐच्छिक विषय है, विषय के रूप में जाना जाता है। अब हमारे जो पेपर का नाम है वह है एनवायरनमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। अब हम अपने इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वह है ऊर्जा का महत्व और उसकी उपयोगिता। यानी कि जो ऊर्जा होती है उसका क्या महत्व है, उसकी कौन सी उपयोगिता है, उन सब के बारे में हम अपने आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवित अजीवित प्राणियों और वस्तुओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि बिना ऊर्जा के किसी का भी अस्तित्व नहीं रह सकता है। आज हमारा जो शरीर है वह चल रहा है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, वह सभी का है ऊर्जा के कारण ही हो रहे हैं। अब ऊर्जा का हस्तांतरण एक से दूसरे में होता रहता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसकी प्रगति और वृद्धि के लिए भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें ऊर्जा की प्रगति और उसके महत्व को समझना चाहिए। मनुष्य को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका उचित उपयोग बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यानी कि अगर हम ये कहें कि हम बिना ऊर्जा के किसी भी चीज की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, मनोरंजन, आवागमन के साधन, सुख सुविधाओं का उपयोग आदि सभी कार्य कलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज हम उठ बैठ रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे शरीर में ऊर्जा है, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं या हम खा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का दो प्रकार से उपयोग होता है। नंबर एक, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपना स्वयं का जीवन जीने के लिए, और नंबर दो, अपने व अन्य देश की विकास की योजनाओं के लिए। यानी कि नंबर एक में तो अपना खुद के लिए होता है, और नंबर दूसरा जो होता है दूसरे देशों के विकास के लिए, जो अन्य देश होते हैं। निश्चित ही है, प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि वहां की जैसी आर्थिक स्थिति होती है वह उसी के अनुसार उस पर निर्भर होता है। यहाँ कितनी ऊर्जा उपलब्ध है अथवा कितनी ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है, यह सब चीजें वहां की उस देश की जो आर्थिक क्षमता है वह उन्हीं पर निर्भर करता है। जब ऊर्जा केवल आवश्यकता के ही लिए हो, बल्कि आज वह देशों को समृद्धता मापने का मापदंड भी बन गई है। यानी कि जिनके पास ऊर्जा के अत्यधिक साधन है वह बहुत ही अधिक मात्रा में समृद्ध माने जाते हैं। यानी कि उनकी जो समृद्धि है उसको मापने का भी एक साधन है कि यह मान लिया जाता है कि किसी देश में ऊर्जा के बहुत सारे साधन है, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा है, तो वह देश क्या है, अच्छी उन्नति कर सकता है, वह देश और देशों की अपेक्षा समृद्ध है। सीधे सीधे अधिक ऊर्जा अधिक आर्थिक विकास को परिलक्षित करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन देशों में अधिक ऊर्जा के स्रोत है, अधिक ऊर्जा है, वहां का जो आर्थिक विकास है वह भी अधिक मात्रा में होता है। और आर्थिक संपन्नता किसी भी देश की विकास की छवि को विश्व पटल पर प्रस्तुत करती है। यानी कि जिन देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, आज वह ऊंचाइयों की बुलंदियों पर है, वह उस देश की जो छवि है वह दूसरों देशों के लिए एक मिसाल बन जाती है, या यह कह सकते हैं कि वह विश्व में वह देश अलग ही जाने जाते हैं। जैसे विकसित देश अमेरिका का पूरे विश्व का ऊर्जा का 3/4 भाग भी अधिक
यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी ऊर्जा है उसका 3/4 भाग से भी अधिक ऊर्जा अमेरिका के अंदर है। लगभग 80% अपने ऊपर खर्च कर लेता है, यानी कि ऊर्जा का जो है 80% अमेरिका, केवल अमेरिका ही खर्च कर लेता है, जबकि उसकी आबादी पूरे विश्व की आबादी का केवल 5% है। इसके विपरीत विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां इतनी विभिन्नता है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ऊर्जा के स्रोत बहुत कम है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह अपनी उन आवश्यकताओं की कम से कम पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। यह उदाहरण विभिन्न देशों में ऊर्जा को असमान बताते हुए विश्वव्यापी संकट को भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऐसे देशों को देखते हुए जिनमें ऊर्जा के बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि अपनी आवश्यकताओं की सही प्रकार से पूर्ति नहीं कर सकते हैं, वह विश्व को यानी कि संकट की मात्रा वह विश्वव्यापी संकट को भी प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा संकट विश्वव्यापी है, इसके अनेक कारण हैं। यानी कि जो ऊर्जा का संकट होता है वह विश्व का संकट होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। नंबर 1, आज मनुष्य की प्राथमिकताओं में अंतर आया है, अतः ऊर्जा की आवश्यकताएं 3 प्रति व्यक्ति बढ़ गई है। यानी कि क्या है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वह प्रति व्यक्ति बढ़ गई है या बढ़ती जा रही है। सुख सुविधाओं की उपलब्धता में भी ऊर्जा का ही योगदान होता है। यानी कि ये मान लीजिए कि मनुष्य को सुख सुविधाएं चाहिए, आज आप ही देख लीजिए कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए हमें क्या है, सुविधा चाहिए। सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, फैन ऑन करेंगे। तो यह फैन हमारा किससे चल रहा है, ऊर्जा से चल रहा है। हम एसी लगा रहे हैं, यानी कि जिससे कि हमारे जो कमरा है, हमारा जो ऑफिस है, उसका जो वातावरण है वह ठंडा रह सके, वह किससे चल रहा है, ऊर्जा से चल रही है। हम आज ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं, किसके द्वारा हम यह सब कर रहे हैं, ऊर्जा के द्वारा कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी सुख सुविधाएं हैं उन सभी की जो उपलब्धता है, यानी कि उन्हें प्राप्त करने का जो साधन है वह ऊर्जा के माध्यम से ही हम उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने अधिक ऊर्जा का उपयोग किया है। यानी कि ये मान लीजिए जब जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा का प्रयोग तो अधिक मात्रा में होगा ही, जो निरंतर बढ़ती जाती है और ऊर्जा संकट की भागीदार बन रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ ही रही है, ऊर्जा के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ऊर्जा पर बहुत अधिक संकट बन रहेगा। यानी कि ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है या ऊर्जा संकट बढ़ जाएगा। ऊर्जा का उपयोग भी बहुत अधिक नहीं है। आवागमन के साधन सुविधाओं की बात करें तो 40 व्यक्ति एक बस द्वारा किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वह उस ईंधन का 2.5% ही व्यय करते हैं। यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी बस का प्रयोग करते हैं तो उस बस में जो ईंधन लगता है उसका केवल 2.5% ही वह खर्च करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के समतल रूप से उसी स्थान पर कार से जाने पर होता है। यानी कि ये मान लीजिए कि एक बस में जितना समय या जितना ईंधन लग रहा है जिससे कि हम 40 व्यक्तियों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ सकते हैं, उतना ही ईंधन अगर हम अकेला व्यक्ति यानी कि केवल एक व्यक्ति अपनी कार से जाए तो वह भी इतना ही ईंधन या ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। नया नंबर है, इस ऊर्जा का दुरुपयोग भी करते हैं। खाली कमरों में पंखे चलते हैं, बिजली जलती है, पर हम बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें आलस्य है और जिससे कि हम यह नहीं समझ रहे हैं कि हम ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें आलस और परवाह भी नहीं करते इस चीज की, लेकिन हमारी इन आदतों का प्रभाव ऊर्जा व्यय पर पड़ता है। यानी कि हम जो ऊर्जा पर पैसे खर्च करते हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये मान लीजिए अगर हम पूरे दिन में 12 घंटे हम चाहे वहां रहे या न रहे 12 घंटे फैन चलाते हैं तो उसका व्यय तो हमें देना पड़ेगा। लेकिन जब हम वहां पर 1 घंटा रह रहे तो हम 1 ही घंटा फैन चलाए ना। ये मान लीजिए कि अगर हम 8 घंटे किसी ऑफिस में रहते हैं, 8
बंद करके, फैन बंद करके काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा, उस ऊर्जा के लिए हमें केवल 10 रुपये का ही व्यय करना पड़ेगा, बल्कि हमें 70 रुपये की बचत होगी। हम इस संकट से कैसे उभरे, इस हेतु बहुत सारे सुझाव हैं। यानी कि संकट से, ऊर्जा संकट से उभरने के लिए हम ऊर्जा का दुरुपयोग रोके, किसी भी स्तर पर उसे नष्ट न होने दें। यानी कि हम बहुत समय तक यानी कि ऊर्जा का दुरुपयोग करते रहते हैं, इसीलिए हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि वह नष्ट ना हो। हम ऊर्जा का उपयोग कम अथवा सीमित कर दें अथवा उतना ही करें जितनी हमें ऊर्जा उपलब्ध हो सके। हम अपने देश की आवश्यकता अनुसार योजनाएं तैयार करें और उतनी ऊर्जा का आवश्यक रूप से व्यवस्था करें जितनी अपेक्षित हो, यानी कि जनता को चाहिए। परंपरागत तरीकों से ऊर्जा उपलब्धि यदि संभव न हो तो गैर परंपरागत तरीकों से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की खोज करनी चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। इन 3 साधनों से क्रमशः संख्या 1 व 3 दोनों को स्वीकार करने से ही प्रगति संभव है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश के लिए एक समाधान और बहुत व्यापारिक है और वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा अधिकतम भाग खाना पकाने में होता है, यानी कि ऊर्जा का बहुत अधिक प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है खाना बनाने के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है, यानी कि चूल्हे पर बनाया जाता है जिससे कि लकड़ियां जलाई जाती है और वह बहुत अधिक मात्रा में पकाते हैं। उस हेतु हमें उपयोग विरासत में मिलने वाले पशुधन अपशिष्ट गोबर के उपलों का प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित और कुकर का प्रयोग करना चाहिए। गांव स्तर पर ही तैयार हो सकने वाली बायोगैस और उपलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 4 आता है कृषि अवशिष्टों के साथ ही परंपरागत तरीकों से काम में आने वाले चूल्हों को नवीनतम तकनीकी के आधार पर परिष्कृत कर उनका उपयोग भी ऊर्जा को बचाने में अत्यधिक सहायता कर सकता है। घरेलू ऊर्जा के व्यय से बचत करने हेतु अन्य व्यवहारिक सुझाव भी हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 खाना बनाने में प्रेशर कुकर का प्रयोग करें। कम समय में कम ऊर्जा व्यय पर शीघ्र खाना बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना बहुत अधिक जल्दी बन पाता है। नंबर 2 एक साथ ही पूरे परिवार का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे परिवार के 10 सदस्य हैं और उनका अलग खाना बनाएंगे तो उसमें हमारी जो ऊर्जा है, यानी कि ईंधन की जो ऊर्जा है वह अधिक मात्रा में लगेगी। इसीलिए हमें सभी का खाना एक साथ बनाना चाहिए। एक साथ खाने की आदत डालनी चाहिए, इससे बार बार खाना गर्म करने से छुटकारा मिल सकता है और ऊर्जा की बचत की जा सकती है। नंबर 3 है जो वस्तुएं जैसे दाल चावल अधिक देर से गलती हो उन्हें कुछ समय पूर्व पानी में भिगो कर रख देना चाहिए, जिससे कि वह गलने में कम समय ले और ऊर्जा की मात्रा भी उनको पकाने के लिए कम खर्च होगी और उससे क्या होगा, हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामूहिक चूल्हे तंदूर का रिवाज भी ईंधन बचत में सहायक है। उपयोग जितनी भी चर्चा इसीलिए हमें जितनी मात्रा में अधिक से अधिक हम ईंधन की बचत कर सकते हैं उतना ही ऊर्जा संकट हम कम करने में सहयोग कर सकते हैं। सो गाइस हमारा जो यह टॉपिक था ऊर्जा का जो महत्व है और उसकी जो उपयोगिता है, उसके जो बचाव के सुझाव है, उनके लिए हमने अध्ययन किया। हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।